हेलो एवरीवन। तो आज हम प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी टेक्निक्स प्रिवेंशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं। 1994 का ये एक्ट है। तो एक्ट नंबर 57 है। ये 1994 का एक्ट है। ऐसे इसको मिली थी 20 सितंबर 1994 को। एनफोर्समेंट में कब आया था ये? तो 1 जनवरी 1996 को आया था। इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं और 34 सेक्शन है। अभी एक्ट जो है, ये इसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, मतलब नॉर्मल लोगों के समझ से ये थोड़ा अलग है, क्योंकि हम, लेकिन एक पर्पस क्या है हमारा कि हम एक एडवोकेट हैं या फिर हम एक एमपीएडीपीओ के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ज़्यादा लैंग्वेज में हम इसके नहीं जाएंगे। जो हमें एग्जाम के पर्पस से जो कुछ चीज़ें समझना जरूरी है वो हम उनको समझेंगे। बाकी जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं उनका मीनिंग अननेसेसरी पढ़ना मेरे हिसाब से तो जरूरी नहीं होगा। तो हम इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका प्रीएम्बल पढ़ते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले एक्ट टू प्रोवाइड है फॉर प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। तो ये एक्ट को लाने का पर्पस क्या था कि ये जो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज आ गई थी, जिससे क्या होता था कि जो बच्चा है उसका माँ की कोख में ही ये पता लगाया जा सकता था कि वो बच्चा मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। तो हम देखते हैं कि देश में हमारे यहाँ पे कई लोगों की मानसिकता अभी भी ऐसी है कि वो गर्ल चाइल्ड को अवॉइड करते हैं जनरली। तो अबॉर्शन वगैरह ना हो, इसके लिए क्या है कि इस एक्ट को बनाया गया था कि कोई भी इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं कर पाए, सेक्स सिलेक्शन वगैरह नहीं कर पाए इस एक्ट के थ्रू। और साइड बाय साइड डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज़ ज़रूरी भी थी, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज़ जो बनी है वो, उनका पर्पस ये नहीं था। उनका पर्पस ये था कि अगर किसी को किसी भी तरीके का इश्यू होता है, सपोज़ करिए उनका मेडिकल कंडीशन है, उनके फैमिली में ऐसा चलता है कि 2-3 बार अबॉर्शन वगैरह हुआ है या कुछ जेनेटिकल इश्यू आते हैं, तो उनको चेक करने के लिए ये सब चीज़ें लाई गई थी, जिससे ये पता लगा सकता था कि जो बच्चा है वो मतलब वो सही में अच्छे से ग्रो हो रहा है या उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो उस बात का पता लगाए जाने के लिए डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज़ आई थी। तो इन सब चीज़ों का मिसयूज़ ना हो पाए, इसलिए ये वाला एक्ट लाया गया था। सबसे पहले ये एक्ट क्या है? एक्ट प्रोवाइड करता है किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन कि सेक्स सिलेक्शन जो भी हो, या तो बिफोर हो या आफ्टर कंसेप्शन हो। और ये रेगुलेशन करता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज़ का, जो पहले से ही पता लगाने वाली जो टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी है, उनको ये रेगुलेशन वगैरह बनाता है उनसे रिलेटेड। और इसका पर्पस क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्शन ऑफ जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज की, जो जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज है उनको ये डिटेक्ट करता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करता है, और सर्टेन कॉन्जिनेटल मेल फंक्शन जो रहती हैं, जो कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स रहते हैं, मतलब और उनको सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ देयर मिसयूज, और जो भी इसका प्रिवेंशन है उसके मिसयूज का, सेक्स डिटर्मिनेशन का, लीडिंग टू फीमेल फेटियोसाइड। तो फीमेल फेटियोसाइड से भी रिलेटेड जो रहता है, उनसे रिलेटेड ये सब चीजें जो होती हैं, और जो भी मैटर कनेक्टेड है इंसिडेंटल उनसे रिलेटेड है, तो उन वाले मैटर्स को यहाँ पे डील करने के लिए एक्ट को लाया गया था। अब बी enacted by parliament in the 45th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया। तो 45th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया में ये वाला एक्ट लाया गया था। अब चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, प्रिलिमिनरी। तो उसको बोलते हैं ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट। तो ये एक्ट का नाम है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज एक्ट, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट बोलते हैं, मतलब 1994 का ये एक्ट है। अब ये जो एक्ट है ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ द इंडिया। इसको यहाँ नहीं बोलते हैं ये, मतलब ये पहले की बात थी। अब ये जम्मू कश्मीर रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से सभी जगह एप्लीकेबल हो गया। तो 31 अक्टूबर 2019 से ये वाला एक्ट ऑल इंडिया में एप्लीकेबल हो गया है, जैसे कि बाकी लॉज एप्लीकेबल हो गए हैं। फिर ये कब आया? तो ये उस डेट पे आया जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में वो डेट अपॉइंट की। जनरली आया कब था? मैंने आपको पहले बताया, 1 जनवरी 1996 से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ। अब सेक्शन 2 बोलता है डेफिनेशन। डेफिनेशन है यहाँ पे कि अनलेस जब तक अदरवाइज कंटेक्स्ट में नहीं बताया हो, तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब क्या होगा कि जो भी अथॉरिटी अपॉइंट की गई है अंडर सेक्शन 17 में।
बोर्ड का मतलब क्या है? तो बोर्ड का मतलब होगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया सेक्शन 7 में। अब कंसेप्चस का मीनिंग क्या होगा? तो कंसेप्चस का मीनिंग यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई भी जो ऐसा मीन्स एनी प्रोडक्ट ऑफ conception at any stage of development from the fertilization until the birth, including extra embryonic membranes as well as the embryo or fetus। तो कंसेप्चुअल का मीनिंग क्या होगा कि जो बच्चा होता है, सपोज करिए उसके उसके मतलब कोख में आने से, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि फेटस में है, मतलब जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो जब सबसे पहले बच्चा जब स्टार्ट होता है इनिशियल डेज में, उस प्रोसेस की वजह से वो प्रोसेस स्टार्ट हुई, मतलब जहाँ से उसका डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, उससे लेके उसके बर्थ तक जो कुछ भी उसमें होगा, भले ही उसमें एक्स्ट्रा एब्रोनिक मेम्ब्रेन्स होगा। इसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल कोई फील्ड से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ चीज़ों का मीनिंग नहीं मालूम, और ये हमें पढ़ना भी जरूरी नहीं है। और इसमें इंक्लूड होगा एज वेल एज एम्ब्रायो और फेटस। तो ये सब चीज़ इसमें कवर होती हैं। अब डबल बी है, एम्ब्रायो का मीनिंग क्या होता है? तो एम्ब्रायो का मीनिंग हुआ कि कोई डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। तो कोई भी डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन से टिल द एंड ऑफ 8 वीक्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि 56 डेज तक, मतलब फर्स्ट डे ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जिस दिन है, उस दिन से जब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, मतलब 8 वीक्स का होगा, मतलब कितने दिन का होगा? 56 डेज का होगा। 8 वीक से 56 डेज, मतलब ठीक है, मतलब 8 वीक्स होते हैं। 8 वीक्स को जनरली अगर हम डेज में कैलकुलेट करेंगे तो 56 डेज होंगे। तो एम्ब्रायो का मतलब बताया इसने कि जहाँ से बच्चे का डेवलपमेंट चालू हुआ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का, फर्टिलाइजेशन वगैरह से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है। और कब तक मानेंगे? तो 8 वीक्स तक, उस दिन से। फिर फेटस, फेटस का मीनिंग होता है कि मीन्स ए ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स डेवलपमेंट बिगिनिंग ऑन द 57th डे। तो 57 डे से स्टार्ट होता है, और फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन और क्रिएशन, excluding any time in which its development has been suspended or ended at the birth। तो फेटस का मीनिंग होगा उसके आगे की प्रोसेस, मतलब वहां तक हमने देखा था 56 डेज तक की प्रोसेस थी। अब 56 डे के बाद 57th डे जो आएगा, उसमें ये माना जाता है कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वो अपने डेवलपमेंट की बिगनिंग स्टेज में हो जाता है। तो 57th डे जो होगा फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन का, उससे जब तक वो बच्चे की बर्थ नहीं आती, वो सारा पीरियड इसमें आ जाता है। केवल वो पीरियड सस्पेंडेड रहता है जिस पीरियड में बच्चे की कोई ग्रोथ वगैरह होना रुक गई हो। अब उसके बाद है जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। सी वाली डेफिनेशन बात करता हूँ। जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर का मतलब होता है कोई भी इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या एनी प्लेस, जिस भी नेम से उसको बुलाया था हो, जो कि जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करती हो पेशेंट्स को। फिर जेनेटिक क्लिनिक, तो जेनेटिक क्लिनिक मतलब होगा कोई भी क्लिनिक, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और कोई भी प्लेस जिस नाम से भी उसको जाना जाता हो, विच इज यूज फॉर कंडक्टिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। तो जेनेटिक क्लिनिक का इसको बोलेंगे, तो जेनेटिक क्लिनिक वो होंगे कोई भी तरीके क्लिनिक हो, इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो और कोई प्लेस हो जो कि किसी भी नाम से जानी जाती हो, और वो क्या काम करती हो? प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर का इस्तेमाल करती हो। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है इसका पर्पस क्या है क्लॉज का। तो जेनेटिक क्लिनिक का मतलब होता है कि कोई भी व्हीकल जो कि वेयर अल्ट्रासाउंड मशीन। तो यहाँ पे इस बताया कि कोई भी जेनेटिक क्लिनिक में क्या चीज़ होगी, तो कोई भी व्हीकल जो होगा जहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन का इस्तेमाल होता है, इमेज कर सकते हैं, मतलब इमेजिंग मशीन है जहाँ पे इमेज वगैरह देख सकते हैं अंदर की, कोई भी स्कैनर है या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब अदर मतलब इक्विपमेंट है, कैपेबल है, जो कि डिटरमाइन कर सकता है सेक्स ऑफ द फेटस
कि बच्चे का क्या अंदर मतलब जेंडर है अंदर जो कोख में बच्चा है। और कोई भी ऐसा पोर्टेबल इक्विपमेंट जिसमें पोटेंशियल हो डिटेक्शन करने का, सेक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और सिलेक्शन ऑफ सेक्स बिफोर कंसेप्शन इज यूज्ड, कि जब तक उसका कंसेप्शन वगैरह नहीं हो जाता तब तक के बीच में ये सब चीजें, तो मतलब कोई भी मतलब जेनेटिक क्लिनिक में क्या होगा कि कोई भी चीज आ जाएगी, उसमें वो व्हीकल भी आ जाएगा, और कोई भी अल्ट्रासाउंड मशीन आ जाएगी, कोई भी इमेज मशीन आ जाए इमेजिंग मशीन आ जाएगी, स्कैनर आ जाएगा, अदर इक्विपमेंट आ जाएगा, कैपेबल होगा जो कि डिटरमाइन कर सकता है सेक्स को फेटस में, या कोई पोर्टेबल इक्विपमेंट जिसके पास पोटेंशियल होगा कि वो डिटेक्शन कर पाए। फिर सी है जेनेटिक लेबोरेटरी। तो जेनेटिक लेबोरेटरी का मीनिंग क्या होगा, तो जेनेटिक लेबोरेटरी में यहाँ पे होगा कि कोई भी लेबोरेटरी जिसमें इंक्लूड करती है वो जो प्लेस वेयर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर कंडक्टिंग एनालिसिस और टेस्ट। तो जहाँ पे भी किसी तरीके के फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, कंडक्ट करती है जो एनालिसिस या टेस्ट सैंपल करती है रिसीव जेनेटिक क्लिनिक से फॉर प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो सिंपल सी बात है कि जेनेटिक लेबोरेटरी वो लेबोरेटरी है जहाँ पे जेनेटिक क्लिनिक से आई वाली जो भी चीजें हैं उनका एनालिसिस या टेस्ट किया जाता है, उनके सैंपल लिए जाते हैं, और किस पर्पस के लिए, तो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज में लिखा हुआ है कि जेनेटिक लेबोरेटरी में होगा कि कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है, और वही यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ है सेम की इमेजिंग मतलब इमेजिंग मशीन है, स्कैनर है, या अदर इक्विपमेंट है जो कैपेबल है सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए फेटस में, पोर्टेबल इक्विपमेंट सभी चीजें सेम है, पोटेंशियल है जिनके पास डिटेक्शन करने में कि सेक्स के क्या है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और सेक्स सिलेक्शन कंसेप्शन के लिए यूज की जा सकती है। अब गायनोकोलॉजिस्ट क्या होता है, तो गायनोकोलॉजिस्ट होता है जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मीन्स अ पर्सन हु पोजेसेस पोस्ट ग्रेजुएशन इन द गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। अब इसका मीनिंग नहीं पता मुझे, ऑब्स्टेट्रिक्स ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है। अब मेडिकल जेनोटिक्स क्या होता है, तो मेडिकल जेनोटिक्स में होता है कि वो पर्सन इंक्लूड होता है जिसके पास डिग्री और मतलब सॉरी डिग्री, यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा है उसके पास जेनेटिक साइंस में, इन द फील्ड ऑफ सेक्स सिलेक्शन वगैरह की फील्ड में, और इससे रिलेटेड जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज है उनसे रिलेटेड, और उसके पास और हैज एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स का कम से कम उसके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, कि वो ऑब्टेन कर सकता है वन ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशन, किसी भी मेडिकल क्वालिफिकेशन को वो ऑब्टेन कर सकता है जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में दी गई हुई है। तो मतलब उसके पास ये 2 साल का एक्सपीरियंस होगा इन इन फील्ड में, और उसने उससे पहले ऑब्टेन किया हुआ क्या चीज थी, या फिर एक मतलब एनी वन लिखा हुआ, एनी वन मेडिकल क्वालिफिकेशन उसने कोई उससे पहले रिकॉग्नाइज इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट वाले इंस्टीट्यूट से उसने मतलब ये सब मतलब ये एजुकेशन ली होगी। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन है जो कि रिकॉग्नाइज भी है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 से, पोस्ट ग्रेजुएट है वो, उसके पास डिग्री है बायोलॉजिकल साइंस में। फिर पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो पोजेस करता है पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन पीडियाट्रिक्स में, तो उसको पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। पीडियाट्रिशियन मतलब सॉरी मतलब पीडियाट्रिशियन दिया हुआ टर्म, तो पीडियाट्रिशियन का मतलब वही है कि जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है पीडियाट्रिक्स में। फिर प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, तो अभी ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक का मीनिंग ही इस डेफिनेशन से पता लगा जा सकता है। और ये जो इसके पहले ये 3 डेफिनेशन थी, कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। ये बी ए बी बी और बी सी,
मतलब कंसेप्चस, एम्बर एम्ब्री एम्ब्रियो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो और फेटस, ये तीनों जो है इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में क्या होगा, तो कोई भी तरीके का गायनोलॉजिकल या ऑब्स्टेरिकल और मेडिकल प्रोसीजर जो होगा, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी और फेटियोस्कोपी और टेकिंग और रिमूविंग सैंपल्स, तो किसी भी तरीके का या तो सैंपल लेना या उनको रिमूव करना सैंपल्स को, ऑफ एम्यूनेटिक फ्लूइड और cryonic willy blood or any other tissue or fluid of a man or a woman for being sent for a genetic laboratory, sorry, for a to a genetic laboratory or genetic clinic for conducting any type of analysis of prenatal diagnostic test for selection of sex before or after conception। तो किसी भी तरीके के ऐसे प्रोसीजर जिसमें यहाँ पे जो गायनोलॉजिकल या ऑब्स्टेट्रिकल जो मेडिकल प्रोसीजर है, जहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है या फेटियोस्कोपी की जाती है, या फिर उसमें किसी भी तरीके के सैंपल वगैरह लिए जाते हैं, किसी भी तरीके की जो टर्म है ब्लड वगैरह और भी जो फ्लूइड वगैरह है मैन वुमेन के, और उनको सेंड कर दिया जाता है या तो जेनेटिक लेबोरेटरी में या जेनेटिक क्लिनिक में, जिससे वो किसी टाइप का एनालिसिस कर पाए प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर फॉर सिलेक्शन ऑफ सेक्स बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन के लिए। तो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। फिर उसका प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब का मीनिंग हुआ यहाँ पे रूल्स जहाँ यहाँ पे मेड किए गए हैं इस एक्ट में। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसके पास, जिसने पोजेस की है रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन, जो कि डिफाइन की गई है क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में 1956 के, और जिसका नेम एंटर किया हुआ होगा स्टेट मेडिकल रजिस्टर में। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, तो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा जिसके पास वो रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन होगी, जो कि डिफाइन की गई क्लॉज एच में सेक्शन 2 के ऑफ मतलब 2 में मेडिकल इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में 1956 का जो एक्ट है, और उसका नेम रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, एंटर्ड होना चाहिए स्टेट मेडिकल रजिस्टर से, तब यहाँ पे ये चीजें होंगी। अब रेगुलेशन का मतलब है कि जो भी रेगुलेशन फ्रेम की गई है बोर्ड के द्वारा इस एक्ट में। अब वो वाली डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स सिलेक्शन। तो सेक्स सिलेक्शन मतलब क्या होता है, तो कोई भी तरीके, किसी भी तरीके का प्रोसीजर, टेक्निक या टेस्ट या किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिस्क्रिप्शन या प्रोविजन ऑफ एनी थिंग, तो या फिर किसी तरीके, मतलब कोई भी प्रोसीजर किसी भी तरीके का, जिससे क्या किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग और इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्ब्रियो विल बी अ पर्टिकुलर सेक्स। तो सेक्स सिलेक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ कि किसी भी तरीके का प्रोसीजर, टेक्निक, टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिस्क्रिप्शन या प्रोविजन या किसी भी तरीके का, जो कि इंश्योर करता है, इंक्रीज करता है प्रोबेबिलिटी किसी भी तरीके से एम्ब्रियो जो है, सॉरी एम्ब्रियो है, अगर मैंने कहीं भी गलत मिसप्रोनाउंसिएशन इसका किया है तो आप सही से देख लीजिएगा और इसको सही से पढ़िएगा। अब मैं एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो उसको एम्ब्रियो जो भी बोलते हो, तो एम्ब्रियो जो भी है पर्टिकुलर सेक्स का हो। तो उसमें आप हमेशा देखिए कि यहाँ पे जो सेक्स सिलेक्शन की डेफिनेशन है, वहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए कोई आदमी करेगा तो उसके लिए गिल्टी होगा, या फीमेल वाली पर्टिकुलर चीज के लिए अगर वो चेक करवाना चाहता है तो यहाँ पे सेक्स सिलेक्शन माना जाएगा। सेक्स सिलेक्शन माना कब जाएगा कि जब ये कोई पर्सन इस इंटेंशन से कर रहा है कि या तो वो जान सके या फिर वो प्रोबेबिलिटी बढ़ाए कि जो एम्ब्रियो है वो किसी पर्टिकुलर सेक्स का हो। अब इसका ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए कर रहा है कोई पर्सन या फिर कोई मेल के लिए कर रहा है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन को सिर्फ फीमेल चाइल्ड पसंद हो और वो चाहता हो कि मेल चाइल्ड ना हो,
और अगर वो पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करता है तो भी उसके लिए यहाँ पे एक्ट में गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब पर्टिकुलर सेक्स, यहाँ पे एक अलग अलग से वो नहीं दिया हुआ है कि फीमेल वगैरह। तो सेक्स सिलेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का प्रोसीजर, टेक्निक, टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन याद रखना है आपको, रिस्क्रिप्शन, प्रोविजन, किसी भी तरीके का जिससे इंश्योर किया जाए कि जो इंक्रीजिंग है प्रोबेबिलिटी एम्ब्रियो की, वो इस तरीके से हो कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्स का हो, मतलब कुछ या तो फीमेल हो या मेल हो, इस तरीके से। तो वो ये चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। फिर सोनोलॉजिस्ट और इमेजिनिंग स्पेशलिस्ट कौन होंगे? तो किसी भी तरीके का पर्सन जिसने पोजेस किया हुआ है मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसको इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में 1956 में, और उसने पोजेस किया है पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन अल्ट्रा सोनोग्राफी में और इमेजिंग टेक्निक्स में और रेडियोलॉजी में। तो सोनोलॉजिस्ट और इमेजिंग सोनोलॉजिस्ट वही होंगे, सॉरी इमेजिंग स्पेशलिस्ट वही पर्सन होंगे जिनके पास यहाँ पे वो क्वालिफिकेशन वगैरह होंगी, जो कि मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज की गई है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में, या फिर उन्होंने प्रोसेस किया होगा पोस्ट ग्रेजुएशन अल्ट्रासोनोग्राफी में, इमेजिंग टेक्निक और रेडियोलॉजी में। अब स्टेट बोर्ड का मीनिंग क्या है? तो स्टेट बोर्ड का मीनिंग यहाँ पे स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड और यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड, जो कि कंस्टिट्यूट किया गया सेक्शन 16A में। फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का मीनिंग है कि यूनियन टेरिटरी के लिए वो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर, जहाँ जिसका एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होगा अंडर आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे पूरा पूरा नहीं डेफिनेशन दिया हुआ है, सिर्फ शॉर्ट में बताया हुआ है कि अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाएगी तो उसका लेजिस्लेचर के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा यूनियन टेरिटरी का, जिसको अपॉइंट किया गया होगा प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा। अब चैप्टर 2 को भी मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ। चैप्टर 2 है रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लेबोरेटरीज एंड जेनेटिक क्लिनिक। एक मिनट, वेट अ मिनट। तो ये रेगुलेशन वगैरह बनाया जाता है कि जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह के लिए जेनेटिक लेबोरेटरीज और जेनेटिक क्लिनिक क्या काम करेंगी, किस तरीके से करेंगे। सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बताता है कि रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरीज, जेनेटिक क्लिनिक। तो ऑन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो जैसे ही एक्ट इन फोर्स में आया, मतलब जब स्टार्ट हुआ, कमेंसमेंट हुआ एक्ट का, तो कोई भी जो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पे, जेनेटिक लेबोरेटरी है, जेनेटिक क्लिनिक है, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, अनलेस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जब तक वो इस एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो जाता तो वो कंडक्ट नहीं कर सकता। शैल कंडक्ट और एसोसिएट और हेल्प। अब शैल बस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से पढ़ेंगे नो, मतलब यहाँ पे नहीं कर सकता। शैल कंडक्ट और एसोसिएट विद और हेल्प इन कंडक्टिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी। तो जब तक यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि कोई भी अगर काउंसलिंग सेंटर है, लेबोरेटरी है, क्लिनिक है जो कि जेनेटिक वगैरह वाला है, और अगर वो जब तक रजिस्टर नहीं कर पा देता अपने आप को, तब तक वो किसी भी तरीके का कंडक्ट नहीं कर सकता और एसोसिएट नहीं कर सकता, ना ही हेल्प कर सकता है। ये सारी एक्टिविटीज जो कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी टेक्निक्स है, सॉरी। अब सेकंड बात करता है कि नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर और जेनेटिक लेबोरेटरी or genetic clinic shall employ or cause to be employed or take services of any person, whether or whether on honorary basis or on payment, who does not possess qualification as prescribed। तो यही जो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, जेनेटिक लेबोरेटरी है, जेनेटिक क्लिनिक है, वो किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे और ना ही उनकी सर्विस ले पाएंगे किसी पर्सन की, ना तो होनोररी, मतलब ये जो मतलब क्या बोल सकते हैं, पार्ट टाइम या फिर पेमेंट करके भी, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, who does not possess qualification as prescribed। एक मिनट।
अब इसके बाद है नो मेडिकल गायनो सॉरी नो मेडिकल जेनेटिक जेनेसिस्ट, कोई भी मेडिकल जेनेसिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन जो कि रजिस्टर्ड है मेडिकल प्रैक्टिशनर में, और अदर पर्सन shall conduct or cause to be conducted or aid in conducting by himself or through any other person any prenatal diagnostic technique at a place other than a place registered under this act। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी जो यहाँ पे इन सब चीजों से कनेक्टेड है, मतलब कोई भी मेडिकल जेनेटिक, मतलब कोई भी मेडिकल जेनेटिक्स है, कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, किसी भी तरीके का मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो किसी भी तरीके के यहाँ पे ये चीज़ें ना तो कंडक्ट कर सकता है, ना ही करवा सकता है, ना ही इस सब चीज़ों में हेल्प कर सकता है, ना ही अपने थ्रू, ना ही किसी अदर पर्सन के थ्रू जो कि किसी भी एनी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। और मतलब कहाँ पे नहीं करा सकता, तो प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो उस एक्ट के अंडर जो प्लेस है रजिस्टर्ड उनके अलावा कहीं पे भी नहीं करा सकता। सेक्शन 3A बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। तो नो पर्सन इंक्लूडिंग a specialist और a term of specialist, सॉरी टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, सॉरी मैं देख नहीं पाया, टीम है। तो कोई भी, ना ही कोई पर्सन जिसमें किसी भी तरीके के स्पेशलिस्ट है, ना ही कोई टीम ऑफ स्पेशलिस्ट है जो कि फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी, जो कि फील्ड में काम करते हैं किसमें इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, वो किसी भी तरीके का कुछ भी वो कंडक्ट नहीं कर सकते, और ना ही कॉज टू बी कंडक्ट, मतलब ना ही किसी से करा सकते, ना ही एड कर सकते हैं इन कंडक्टिंग बाय हिमसेल्फ, ना ही वो खुद से कर सकते हैं, ना ही किसी अदर पर्सन से करा सकते हैं सेक्स सिलेक्शन ऑफ वुमेन और मैन और बोथ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप याद रखिए कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल वगैरह का नहीं है कि सिर्फ फीमेल का टेस्ट वगैरह मना है, मैन का भी नहीं कर सकते या दोनों का भी नहीं कर सकते हैं एक साथ। तो जनरली क्या होता है कि बहुत से लोगों की मानसिकता ये रहती है कि वो समझते हैं कि सिर्फ फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड के बर्थ के लिए, मतलब कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। तो ये उन लोगों की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या होता है कि जब बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर वो जो क्रोमोसोम है, अगर वो जिस तरीके से इंटरैक्ट होते हैं, उस हिसाब से अगर वो एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल अगर एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल से अगर ये इंटरैक्ट होते हैं तो मेल चाइल्ड होता है, और अगर एक्स क्रोमोसोम फीमेल के वाई क्रोमोसोम ऑफ मेन से होते हैं इंटरैक्ट, तो ये मेल चाइल्ड होता है। तो ये तरीके से ना ही यहाँ पे किसी भी तरीके का सेक्स सिलेक्शन किया जा सकता है, वुमेन के ऊपर भी ये चीज़ नहीं की जा सकती, ना ही मैन या नॉन, या दोनों के ऊपर भी नहीं की जा सकती, मतलब दोनों को ही मना किया है। और एनी टिश्यू, और ना ही किसी टिश्यू, एम्ब्रियो, कंसेप्चुअस फ्लूइड और गैमेटिक्स जो कि डिराइव किए गए हैं, या तो ईदर या तो बोथ ऑफ देम, या मतलब ना ही किसी एक से ना ही दोनों से लिए जा सकते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो ये तरीके से मतलब प्रोहिबिशन करता है सेक्स सिलेक्शन के लिए। फिर 3 भी है, सेक्शन 3 भी बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन एक्सेट्रा टू पर्सन लेबोरेटरीज क्लिनिक्स एक्सेट्रा नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये वाला जो सेक्शन है प्रोहिबिट कर रहा है किसी भी तरीके की सेल करने से अल्ट्रासाउंड मशीन्स को, और जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड किसी भी ऐसी पर्सन को, लेबोरेटरीज को या क्लिनिक को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है इस एक्ट में। तो नो पर्सन शैल सेल, कोई भी पर्सन यहाँ पे सेल नहीं करेगा अल्ट्रासाउंड मशीन को, इमेजिंग मशीन को या स्कैनर को या अदर इक्विपमेंट जो कि कैपेबल हैं डिटेक्शन करने में सेक्स ऑफ फेटस, मतलब जो माँ की कुख में बच्चा है उनको, और एनी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, और जो भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है, जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक है या अदर पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है इस एक्ट में, उनको यहाँ पे ये सब चीज़ें बेची नहीं जाएगी। ओके, सो आज हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से पढ़ेंगे।